अर्ज किया है, प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान, प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान, मुझे पसंद है छोले नान, बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10 में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सिमिलैरिटी पे बेस्ड सवालों को सॉल्व कर रहे थे और अपनी इस सवालों की सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और तगड़ा सवाल देख लेते हैं सर। और मैं आपको बता दूं कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। अब यहां पे इतना बड़ा गैप देख के हड़बड़ाना मत। यहां पे कुछ लिखा हुआ था जिसको मैंने इंटेंशनली छिपा दिया है ताकि सवाल का लेवल इंक्रीज कर सकूं। अभी फिलहाल जितना आपको दिख रहा है यही आपका पूरा सवाल है। तो पहले इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छिपी हुई चीज पे हम बात करेंगे। तो पहले इस सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं सर। तो सवाल कह रहा है इन द फिगर, जैसा कि मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ऑलरेडी हमें अपना फिगर दे दिया गया है और हम अपने इस गिवन फिगर में क्लियरली 2 ट्रायंगल्स को स्पॉट कर पा रहे हैं सर। यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक ये छोटू वाला ट्रायंगल है और एक ये बड़ू वाला ट्रायंगल है। क्या इन 2 ट्रायंगल्स के अलावा आपको और कोई ट्रायंगल्स यहां पे दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे होंगे सर। तो अपने इस गिवन फिगर में हम क्लियरली 2 ट्रायंगल्स को स्पॉट कर पा रहे हैं। तो फिगर को देने के बाद आगे सवाल हमसे कहता है एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B, AD इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड D। अब यहां पे पूरा सवाल पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छे से वैरायटी क्लियर हो रही है सर। क्या वैरायटी है यहां पे? तो यहां पे हमें सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये हमारे सिमिलैरिटी के सवालों में वही वाली वैरायटी है जहां पे हमें अपने ट्रायंगल्स का सेट गिवन होता है और इस तरीके से गिवन होता है कि या तो हमें उन ट्रायंगल्स के कुछ साइड्स की वैल्यू बता दी जाती है, या तो हमें उन ट्रायंगल्स के कुछ एंगल्स की वैल्यू बता दी जाती है, या तो हमें उन ट्रायंगल्स के कुछ साइड्स कुछ एंगल्स दोनों के कॉम्बिनेशन में वैल्यू बता दी जाती है। और इतना बताने के बाद फाइनली हमसे इन्हीं ट्रायंगल्स में से किसी ट्रायंगल का या तो कोई साइड पूछ लिया जाता है या किसी एंगल की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो यहां पे सवाल पढ़ के हमें बहुत अच्छे से ये वाली वैरायटी क्लियर हो रही है, क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है सर कि 2 ट्रायंगल्स का सेट इस तरीके से है कि गिवन डाटा कुछ एंगल के फॉर्म में है और गिवन डाटा कुछ साइड के लेंथ के फॉर्म में है। और फाइनली हमसे इन्हीं ट्रायंगल्स में से किसी एक ट्रायंगल का कोई साइड लेंथ पूछा जा रहा है। तो वैरायटी तो बहुत अच्छे से क्लियर है और इस वैरायटी को टैकल कैसे करना है सर, ये भी हम सीख के आ रहे हैं। कैसे टैकल करते हैं? तो इस वैरायटी को टैकल करने का तरीका यह होता है सर कि हम अपने गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं और एक बार हमारे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए उसके बाद अपने जरूरत अनुसार, जैसे सब्जी में नमक डालते हो वैसे ही अपने जरूरत अनुसार अपने रिजल्ट का यूज करते हुए हम अपने अननोन डेटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पे इस सवाल में टैकल करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे सर? तो अपने गिवन डाटा की मदद से सिमिलैरिटी पे सोचने की कोशिश करेंगे, ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करेंगे। एक बार ट्रायंगल सिमिलर साबित हो गए और चूंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे साइड लेंथ की वैल्यू निकालनी है तो मुझे समझ में आ रहा है सर कि ट्रायंगल्स के सिमिलर साबित होने के बाद हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइड के रेशियो वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे और वहां पे फाइनली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने अननोन डेटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सवाल की पूरी कहानी हमें बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर है। तो कहानी क्लियर है सर, तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना सर। इस टाइप के फिगर के बारे में मैंने आपको पहले ही कई बार बताया है कि ये जो फिगर होता है बड़ा स्पेशल फिगर होता है सर, क्योंकि कभी भी एक बड़े ट्रायंगल के अंदर अगर एक छोटा ट्रायंगल बना होता है तो इस टाइप के फिगर में हमेशा हमारे पास सिमिलैरिटी में वर्क करने के लिए एक कॉमन एंगल अवेलेबल होता है। और वो कॉमन एंगल आपको कहां दिख रहा है सर? यहां पे दिख रहा है। तो यहां पे फिगर देख के ही सबसे पहला कंसेप्ट तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर। इतना सभी आप लोगों को भी क्लियर है। अब देखो आगे। तो यहां पे जितना भी गिवन डाटा है ना सर, उसको अपने फिगर में यहां पे पुट कर देते हैं। तो यहां पे मुझे बोला जा रहा है कि मेरा एंगल ADE एंगल B के बराबर है। तो ये रहा मेरा एंगल ADE, ये मेरे एंगल B के बराबर है सर। क्लियर है? मार्क कर लिया। एंगल ADE एंगल B के बराबर है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है सर?
आगे आपको बोला जा रहा है कि एडी है 3.8 सेंटीमीटर। कहां है सर एडी? एडी ये रहा 3.8 सेंटीमीटर। इसके बाद एई है 3.6, एई है 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद बीई है 2.1, बीई है आपका 2.1 सेंटीमीटर। इसके बाद बीसी है 4.2, बीसी है आपका 4.2 सेंटीमीटर। आपसे डीई की वैल्यू पूछी जा रही है सर। इतना क्लियर हुआ? तो आप कहोगे सर कि मेरे पास यहां पे जो गिवन डाटा है वो साइड और एंगल दोनों के टर्म्स में है। अभी फिलहाल इस कॉमन एंगल की थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, नॉर्मली सोचें सर, तो मेरे पास जो गिवन डाटा है ये साइड और एंगल दोनों के टर्म में है। तो दोनों के टर्म में गिवन डाटा है, कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे दिमाग चलता है सर? तुरंत कहोगे कि कभी भी अगर हमारा गिवन डाटा साइड और एंगल दोनों के टर्म में होता है तो हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया SAS ही दिमाग में आता है। तो यहां पे सर बकायदा इक्वल इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। मुझे दिख रहा है कि छोटू ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है ये मेरे बड़ू ट्रायंगल के ये वाले एंगल के बराबर है। तो इक्वल एंगल्स की तो बात यहां पे दिख रही है, लेकिन मुझे यह ध्यान रखना है कि यह क्राइटेरिया तभी अप्लाई होता है अगर आपके इक्वल इंटीरियर एंगल्स इंक्लूडेड एंगल हो। अब इन एंगल्स को इंक्लूडेड बनने के लिए कौन से साइड पे बात होनी चाहिए सर? तो सबसे पहले इस छोटे ट्रायंगल के इस एंगल पे बात कर लेते हैं। तो छोटे ट्रायंगल में इसको इंक्लूडेड बनने के लिए इस पे और इस पे बात होनी चाहिए। इसी तरीके से अपने बड़े ट्रायंगल में इसको इंक्लूडेड बनने के लिए इस पे और इस पे बात होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इंक्लूडेड एंगल बनने के लिए जिन साइड्स पे बात होनी चाहिए थी सर, वो तो मुझे यहां बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से दिख रहा है इनकी वैल्यू क्या है। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल में इस इंक्लूडेड एंगल की बात कर लूं सर, तो मुझे एक साइड की तो वैल्यू पता है लेकिन इसकी नहीं पता। अब चूंकि आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है तो क्या आप SAS पे सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे सर, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल बनने के बाद जो हमारे साइड की कहानी होती है उसमें हमें रेशियो पे बात करनी पड़ती है। अब रेशियो के लिए चारों पार्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। क्या चारों पार्ट्स मालूम है? नहीं मालूम है सर। मुझे दिख रहा है, मुझे एक पार्ट मालूम है, दो पार्ट मालूम है, तीन पार्ट मालूम है, लेकिन चौथा मालूम नहीं है। यही चौथा तो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इतना क्लियर है कि यह क्राइटेरिया यहां पे नहीं लग पाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको सोचने के लिए कहा था कि जहां यह फिगर आपको दिखे तुरंत आपको यह दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहां पे कॉमन एंगल वाली कहानी चलेगी, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर लेता हूं तो ये वाला मेरा एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी है, इस बड़े ट्रायंगल में भी है। सवाल खत्म हो गया। सवाल यहीं पे खत्म हो गया सर, कैसे? क्योंकि अब मेरे पास वर्क करने के लिए सिमिलैरिटी में दो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम डबल ए क्राइटेरिया से अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर कह देंगे। तो एक सेट ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए आपको गिवन डाटा में बता दिया गया था और यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से आपने एनालिसिस करके दूसरे सेट ऑफ इंटीरियर एंगल के बारे में पता कर लिया जो कि कॉमन एंगल है। क्योंकि इस टाइप के फिगर में हमें पता होता है सर कि ये जो कॉमन एंगल होता है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में एग्जिस्ट करता है। सर इतनी कहानी सभी को क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे फटाफट तरीके से अपने डबल ए क्राइटेरिया से हम अपने छोटू ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे। एक बार सिमिलर साबित कर दिया, उसके बाद सही तरीके से मैथमेटिकल नोटेशन लिख लेंगे। उस नोटेशन की मदद से हम अपने साइड के रेशियो वाले रिजल्ट को लिख लेंगे, जिसमें साइड्स के डेटा को पुट कर लेंगे तो अननोन साइड का डेटा भी निकल के आ जाएगा। जितना बोला अप्लाई कर दो। तो पहले सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं सर। तो शुरुआत में सबसे पहले अपने ट्रायंगल्स के बारे में जैसे चाहे वैसे बता लेते हैं सर। तो इन ट्रायंगल छोटू ट्रायंगल को मान लो मैं नाम दे देता हूं ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को ABC बोल देता हूं, एंड ट्रायंगल ABC। क्या दिख रहा है सर इन ट्रायंगल्स में? तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे मुझे पता है सर कि अपने एंगल्स पे बात करनी पड़ेगी, तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया है कि कभी भी एंगल पे बात करते हो तो सही तरीके से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल के लिए भी राइटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, अगर आप यहां पे नॉर्मल तरीके से सोचोगे सर तो आप बोल दोगे कि सर इस ट्रायंगल का जो एंगल D है, इस ट्रायंगल का जो एंगल D है ये इस ट्रायंगल के एंगल B के बराबर है, ये आप बोल दोगे। और आप कह दोगे सर आपका जो एंगल A है ये दोनों में कॉमन है, यानी कि एंगल A बराबर एंगल A। तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो कहानी होती है ये कंफ्यूजिंग वाली कहानी होती है, क्योंकि ये बोलना एक सही सटीक तरीका नहीं है। तो यहां पे हमें अपने
3 अल्फाबेट फॉर्म की मदद से एंगल की कहानी बतानी पड़ेगी। अब चूंकि 3 अल्फाबेट फॉर्म आ गया है सर, तो लिखने का सही तरीका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कि सबसे पहले रफ में करस्पॉन्डिंग वाली कहानी देख के पहले ही पता कर लो कि सिमिलैरिटी का मैथमेटिकल नोटेशन क्या आएगा सर। तो कहानी देख लेते हैं। तो रफ में यहां पे देख लिया, ट्रायंगल छोटे वाले को मान लो मैं लिख देता हूं ट्रायंगल AED, सिमिलर टू ट्रायंगल। ध्यान देना, अब यहां पे जो मुझे अपनी करस्पॉन्डिंग की कहानी पता है उस हिसाब से अपने बड़े वाले ट्रायंगल का भी नाम लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे सर एंगल की कहानी पता है, वर्क करना एंगल पे आसान है। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। पहले पोजीशन पे है एंगल A, और एंगल के A के बारे में मुझे पता है। मुझे पता है सर कि छोटे ट्रायंगल का एंगल A बड़े ट्रायंगल के एंगल A के बराबर है, क्योंकि वो कॉमन एंगल है। तो इस तरफ एंगल A आया है सर, तो इस तरफ भी एंगल A आएगा, फर्स्ट के लिए फर्स्ट। अब देखो आगे, सेकंड पोजीशन पे एंगल E की बात हो रही है। एंगल E के बारे में कुछ भी आपको पता है? नहीं पता है सर, जगह खाली छोड़ दी। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे एंगल D की बात हो रही है, और आपको एंगल D के बारे में पता है कि एंगल D के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में आपका एंगल B है। यानी यहां आखिरी में क्या होगा? तीसरे के लिए तीसरा B हो गया। क्या बच गया सर? तो ABC में C ही तो बचा रह गया। डाल दिया सर, कहानी खत्म। तो यहां पे जब आगे जाके सिमिलर साबित होता तो यही मेरा मैथमेटिकल नोटेशन रहता। अब आपको मैथमेटिकल नोटेशन मिल गया है, तो अब आप सही तरीके से एंगल पे बात कर सकते हो। सर कर लेते हैं, सबसे पहले अपने कॉमन एंगल पे बात कर लेते हैं। तो मान लो अगर मैं छोटे ट्रायंगल के लिए अपने कॉमन एंगल को लिखूंगा सर, तो मैं इसको एंगल EAD भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको एंगल DAE भी लिख सकता हूं। DAE भी लिख सकता हूं सर। कब? अगर छोटे ट्रायंगल के लिए एंगल A की बात करूंगा तो मैं इन दोनों में से किसी तरीके से लिख सकता हूं सर। अब आप दोनों में से किसी एक तरीके से लिख लो, आपकी मर्जी है। तो मान लो यहां पे मैं क्या करता हूं, इस चीज को मैं लिख लेता हूं एंगल EAD। नंबर 1 एंगल EAD। अब जब मैं अपने छोटे वाले ट्रायंगल के लिए एंगल A को एंगल EAD लिख रहा हूं सर, तो मुझे राइटिंग ऑर्डर का ध्यान रखते हुए बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इसी कॉमन एंगल A को लिखना पड़ेगा। तो ध्यान देना, राइटिंग ऑर्डर क्या था? EAD, यानी कि आप E से A तक गए, उसके बाद D तक गए, तो उस हिसाब से इधर करस्पॉन्डिंग राइटिंग ऑर्डर होना चाहिए। B से A तक जाएंगे, उसके बाद A से C तक जाएंगे, यानी कि एंगल BAC। तो अगेन दोनों ही जगह एंगल A के बराबर है, क्योंकि कॉमन एंगल है। लेकिन यहां पे हमने सही तरीके से लिखा, और अगेन यहां पे भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, समझना बात को। सर आप इस एंगल को एंगल EAD बोल के भी डिफाइन कर सकते हो, एंगल BAC भी बोल के डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप ट्रायंगल्स के लिए एंगल की बात करते हो तो हमेशा इस तरीके से एंगल का नाम लिखते हैं कि वो जिस ट्रायंगल में है उसकी पूरी बात रेस्पेक्ट हो सके। आपका एंगल ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए कि ट्रायंगल के बाहर कहानी चली जाए। तो यहां पर हमने प्रॉपर तरीके से अपने ट्रायंगल्स के हिसाब से अपने एंगल का नाम लिख दिया। फंडा सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। तो एक सेट ऑफ एंगल की तो बात कर ली सर, अब दूसरे सेट ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा। तो अब इस एंगल D की बात होनी है सर। तो छोटे ट्रायंगल के लिए मैं इस एंगल D को एंगल ADE भी बोल सकता हूं, या फिर एंगल EDA भी बोल सकता हूं, जैसे चाहो वैसे लिख लो। तो मान लो नंबर 2 में मैं इसको लिख देता हूं एंगल ADE बराबर। तो मेरे एंगल ADE के बारे में बताने के लिए मेरा राइटिंग ऑर्डर जो मुझे दिख रहा है सर, वो है A से हम D गए, उसके बाद D से E गए। अब इस राइटिंग ऑर्डर की, अब यहां पे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, इस राइटिंग ऑर्डर का ध्यान रखते हुए अगर हम यहां पे लिखने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर A से D गए तो A से C जाना चाहिए था, उसके बाद C से B जाना चाहिए था। यानी कि अगर इस राइटिंग ऑर्डर का हम ध्यान रखते हुए यहां पे लिखते हैं सर, तो मेरे पास आना चाहिए था एंगल ACB। तो एंगल ACB का क्या मतलब है? इसका मतलब है एंगल C की बात हो रही है सर। क्या यहां पे एंगल D एंगल C के बराबर है? नहीं सर, एंगल D तो एंगल B के बराबर है। तो चीजें हो रही हैं गलत। क्या हो रही हैं चीजें सर? गलत हो रही है। और याद करो, मैं आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये बताया था, कई बार इस तरीके से आपको ट्रायंगल्स दिए जाएंगे ना कि वो सीधे सीधे आपको सिमिलर नहीं दिखेंगे, आपको उनको रोटेट करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा, तब जाके वो सिमिलर जैसे होंगे। तब जाके एक के ऊपर दूसरा से ऊपर इंपोज करोगे तो अच्छे से वो एक दूसरे के पीछे हाइड हो पाएंगे।
तो यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल इसी तरीके से डब्बे में घेर के ऐसे करके काट दो। पहले इतना करो, कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस प्रॉब्लम का निदान क्या है, क्योंकि आप कहोगे सर हम तो आपके बताए हुए बिल्कुल रास्ते से चल रहे थे। देखो प्रॉब्लम क्यों हुई, यहां पे प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि शुरुआत में जब आपने ट्रायंगल्स के बारे में बताया ना, तो अपनी मर्जी से ट्रायंगल का नाम ले लिया, इसी वजह से यह प्रॉब्लम हुई। अगर आप इस तरीके से ट्रायंगल का नाम बताते तब यह प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहां पे अगेन एक चीज बताने जा रहा हूं जिसको इस लेक्चर के बाद से अब हर सवाल में आपको दिमाग में रखना है। अब आपको यह दिमाग में रखना है कि सबसे बेस्ट तरीका यहां पे यह होगा कि आपको करस्पॉन्डिंग की कहानी पता होती है, आप रफ में जाओ और उसके मदद से अपने सिमिलैरिटी का मैथमेटिकल फॉर्म लिख लो। और एक बार आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिख लिया ना, उसके बाद से शुरुआत से ही उसी के टर्म्स में कहानी चलाना। यानी कि अब मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि चूंकि यह प्रॉब्लम यहां पे आके इनकाउंटर हो गई, तो सही तरीका आपका यह होगा कि आप शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन में ही ट्रायंगल के बारे में बताते हो ना, तो उसी समय सही तरीके से लिख लो तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सही तरीके से शुरुआत से लिख लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पॉइंट को कॉपी पे फटाफट तरीके से नोट डाउन करो। तो जितने सवाल कर लिए वहां पे उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार इस सवाल में आके प्रॉब्लम इंकाउंटर हो गई। और मैं इसी सवाल का यहां पे वेट कर रहा था कि सवाल आए तब जाके आपको अच्छे से मैं कंसेप्ट बताऊं। तो अब यहां पे आप फाइनली अपने दिमाग में रखोगे कि आपको कभी भी सिमिलैरिटी पे वर्क करना है तो पहला काम यह होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग की कहानी आपको पता होती है, रफ में जाओ, ट्रायंगल किस तरीके से सिमिलर हो रहे हैं लिख दो। एक बार आपने यह लिख दिया ना, इसके बाद शुरुआत से आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है। यानी कि शुरुआत से बाय डिफॉल्ट आप अपने ट्रायंगल्स का नाम इन्हीं तरीके से लिखोगे। यानी अब से याद रखना, मन मर्जी से नाम नहीं लिखना है, इस तरीके से ट्रायंगल का नाम लिखना है। इतना सभी को समझ में आया? और इस तरीके से नाम लिखने के बाद अब आप लोगों ने जितना भी कुछ सीखा है उसको अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सभी को समझ में आया, आना चाहिए। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो अपने लैंग्वेज में। तो सही तरीके से नाम लिखने का तरीका क्या होता सर? तो AED तो सही तरीके से लिखा है, उसको मुझे ACB लिखना पड़ता सर। अब लगा लो वापिस से कंसेप्ट, नहीं होगी गलती, ध्यान दो। तो जब ADE हमने बोला तो कैसे बोला सर? A से D गए, D से E गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर चाल चलेंगे तो A से B जाएंगे, B से C जाएंगे। यानी इसके करस्पॉन्डिंग लिखने का मेरा तरीका हो जाता एंगल ABC। क्या हो जाता? एंगल ABC। और ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे छोटे वाले ट्रायंगल का जो एंगल D है वो बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल B के बराबर है। अब चीजें जाके सेट हो रही है। तो एक बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैंने आपका क्लियर किया, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अब से आपको दिमाग में रखना है कि शुरुआत में ही ये वाली चीज पता कर लेनी है। उसके बाद से बिल्कुल ये ऑर्डर आपका रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नाम भी लिखोगे तो इसी ऑर्डर में ट्रायंगल का नाम लिखोगे। और अगर आप लोगों ने बुक के सॉल्यूशन को देखा है ना, तो आपने एक बहुत मजेदार चीज ऑब्जर्व की होगी। क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि बुक जितने भी आंसर लिखता है उसमें बिल्कुल सही तरीके से ट्रायंगल का नाम लिख लेता है, पता नहीं कैसे। बिल्कुल सही तरीके से सारे एंगल साइड के बारे में बता देता है, बिल्कुल सही तरीके से सिमिलैरिटी की बात कर लेता है। तो ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके पीछे भी यही सेम कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि ये सही तरीके से पहले से सोचना मुश्किल है, या आप बाद में ही सोच सकते हो। इसी वजह से पहले रफ में जाके आपको अपने मैथमेटिकल नोटेशन का मदद लेना पड़ेगा, वहां से आपको सही समझ में आएगा कि तरीका लिखने का क्या होना चाहिए। तो एक बहुत क्रूशियल पॉइंट आपको बताया, इसको हमेशा यहां पे याद रखना। तो वो जो मेथड था उन सवालों तक तो काम किया, यहां के फेल हो गया। इसी वजह से अब आपको ये वाला यूनिवर्सल मेथड याद रखना है जो कि मैंने लिखने का आपको बताया है। साइड में जाओगे, पहले ही मैथमेटिकल नोटेशन से देख लोगे कि ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है, और अब शुरुआत से ही वैसे आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी अपनी मन मर्जी से नहीं करना है सर। और अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे थे तो एक दूसरा रास्ता भी हो सकता था। दूसरा रास्ता क्या होता सर? तो दूसरे रास्ते में आप ये कर सकते थे कि आपको पता है कि इन एंगल्स का आपको काम आने वाला है, तो आप इन एंगल्स को कुछ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 मार लेते, उसके बाद आप आगे बढ़ जाते, तब कोई दिक्कत नहीं होती सर। तो आप वैसे भी चल सकते थे, तो एक वो भी आपके पास चॉइस है। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा कि ये वाली चॉइस ज्यादा अच्छी चॉइस है, इसी को प्रेफर करना।
वो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 वाली चॉइस इमरजेंसी चॉइस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कभी इमरजेंसी सिचुएशन बने तभी उसका इस्तेमाल करना, वरना इसका इस्तेमाल करोगे तो टीचर पे काफी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इतना फंडा सभी को यहां क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए सर। अब ये कहने के बाद मैं फाइनली यहां पे बोल सकता हूं सर, क्या बोल सकता हूं? अब मैं कह सकता हूं, देखो ये जो दोनों बात बोली गई इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो एंगल ए के बराबर है, रीजन क्या बोलोगे? गिवन है क्या? नहीं, रीजन कॉमन एंगल्स इन ट्रायंगल्स। रीजन क्या है सर? कॉमन एंगल्स इन ट्रायंगल्स, कॉमन एंगल इन ट्रायंगल्स, ये मेरा रीजन है। तो ये ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। ये कैसे इक्वल है? तो ये डाटा मुझे गिवन था, तो यहां पे ब्रैकेट में बोलेंगे गिवन। अब हम कह देंगे यहां से देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल AED is similar to triangle ACB ब्रैकेट में बाय डबल A क्राइटेरिया। इतना फंडा सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है। अब देखो डबल ए पे बात हो गई तो ट्रिपल ए पे भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं सर कि कुल मिलाकर डबल ए ट्रिपल ए एक ही चीज है। अगर एक बार आपने डबल ए पे बात कर ली तो इनडायरेक्टली ट्रिपल ए पे भी बात कर सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्टली अगेन यहां पे आप साबित कर सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा वो आपके इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये भी यहां पे आप बड़े आसानी से इनडायरेक्टली साबित कर सकते हो सर। क्लियर हो गया? तो आप ट्रिपल ए से भी बोल सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत ही नहीं है तो अननेसेसरली इस्तेमाल क्यों करेंगे सर? अब मुझे पता है कि मुझे चाहिए साइड का लेंथ, यानी कि इसकी मदद से मुझे साइड के रेशियो वाले रिजल्ट पे बात करना पड़ेगा। अब हम यहां से बोल देंगे नाउ। अब यहां पे रेशियो बनाना स्टार्ट करते हैं सर, ध्यान से देखना। तो यहां से ए ले लेते हैं, यहां से AC ले लेते हैं सर। तो A डिवाइडेड बाई AC बराबर, इधर से ED ले लेते हैं, इधर से CB ले लेते हैं, तो बराबर ED डिवाइडेड बाई CB बराबर, इस तरफ से AD, इस तरफ से AB, तो बराबर AD डिवाइडेड बाई AB लिख लिया सर। ब्रैकेट में बाई CPST लिखना बहुत जरूरी है जब भी रिजल्ट को यूज करोगे। अब यहां पे किन किन चीजों की आपको वैल्यू पता है सर? ध्यान देना। तो आपको AE की वैल्यू पता है क्या? AE कहां है? बिल्कुल AE की वैल्यू पता है सर, टिक कर दिया। आपको AC की वैल्यू पता है क्या है सर? AC ना, AC पूरा आपको नहीं पता है सर, AC पूरा आपको नहीं पता है। आगे चलते हैं। ED आपको पता है क्या सर? ED नहीं पता है। ED तो आपको निकालना ही है सर, ED आपको नहीं पता है, ये आपको निकालना ही है, इस वजह से यहां पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूं। CB पता है क्या? देखो यहां पे CB बिल्कुल पता है, CB टिक कर दिया सर। अब देखो यहां पे क्या है? AD कहां है सर? ये रहा AD पता है सर, टिक कर दिया। AB पता है क्या? देखो ध्यान देना, आपको A पता है, AB पता है, यानी कुल मिला के आपको AB भी पूरा का पूरा पता है। अब यहां से खुद सोच के बताओ कि 3 रेशो में से किसका किसका कॉम्बिनेशन लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर कि एक तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन का पार्ट। अब चूंकि मेरी रिक्वायरमेंट इसको निकालने की है, इसी वजह से अब इस कॉम्बिनेशन को ले लेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन से 4 पार्ट में से 3 पार्ट मालूम है, चौथा मालूम कर लेंगे। अप्लाई करते हैं। अब लिख देंगे यहां पे देयरफॉर ED डिवाइडेड बाई CB बराबर AD डिवाइडेड बाई AB सर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सर, तो वैल्यूज पुट करो। ED कितना है भैया? ED निकालना है मुझे, तो ED डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में CB कितना है भैया? तो CB है 4.2 सेंटीमीटर बराबर, इस तरफ AD कितना है? तो ये रहा AD आपका 3.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई AB कितना हो जाएगा? तो 3.6 प्लस 2.1, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, 5.6 प्लस 1 7, 5.7 हो गया सर। इतना सभी को क्लियर है? अब यहां पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ED बराबर यहां पे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4.2 इंटू 3.8 डिवाइडेड बाई 5.7 सर। तो देखो एक डेसिमल से एक डेसिमल उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास कुल मिला के यहां पे आ रहा है 42/57 इंटू यहां पे 3.8। क्लियर है यहां पे? अब देखो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। 57 क्या है सर? 57 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि 7 प्लस 5 12 3 से डिविजिबल है, नंबर भी होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज अगेन। 42 भी 4 प्लस 2 6, यानी कि 3 से डिविजिबल है, 42 भी होगा। कर लेते हैं सर।
तो 3 1 जा 3 हो गया यहां पे, उसके बाद कितना हो जाएगा सर यहां पे 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहां पे सर 3 1 जा 3, उसके बाद कितना हो जाएगा सर 3 9 जा 27 हो जाएगा। इतना आ गया सर। अब ध्यान देना, यहां पे अगर इस डेसिमल को हटा दें तो डिवाइडेड बाय में 10 आ जाएगा। अब इस 19 2 जा 38 हो जाएगा सर, और यहां पे आपके पास आ गया है, ध्यान देना, 14 2 जा 28/10 यानी कि 2.8। कितना आ रहा है सर 2.8 सेंटीमीटर निकल के आ गया है हमारा डीई। कितना आया सर, दूसरे कलर से लिख लेते हैं यहां पे, 2.8 सेंटीमीटर निकल के आया है मेरा यहां पे डीई। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करें। अगर आपसे यहां पे बीसी किसके बारे में पूछा जाता, ध्यान देना, अगर आपसे यहां पे मान लो एसी के बारे में पूछा जाता, नहीं निकाल लेते क्या? बिल्कुल। एसी कैसे निकालते सर? तो इस कॉम्बिनेशन को लेते, इस कॉम्बिनेशन को लेते। अगेन 4 पार्ट में से 3 मालूम है, चौथा नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल, एसी भी निकाल सकते थे। एसी निकालना आपका होमवर्क रहेगा। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करो। तो सवाल की पूरी कहानी यहां पे सभी को क्लियर हुई? क्या क्लियर होनी चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया, राइटिंग ऑर्डर में लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, उस कंसेप्ट को डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा इस बात को दिमाग में रखना। तो अब जाके हमारे सवाल की पूरी कहानी क्लियर होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। यहां पे आखिर ये क्या मैंने गायब किया था, अब आपको दिखाता हूं। तो देखो क्या गायब किया था। ये आपका एक्चुअल सवाल था, बुक का सवाल कह रहा था इन द गिवन फिगर ये एंगल बराबर ये एंगल, शो दैट एंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब देखो यहां पे तो सीधे सीधे सवाल ने आपको बोल दिया कि शो करो, आप इस चीज को साबित करो कि आपके ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। और सवाल अगर आपको ये वाली बात बोल देता है तो सवाल ने आपका काम ज्यादा आसान कर दिया। पहले ही आपको बता दिया ना कि सिमिलर है, तो आपकी मेहनत तो ऐसे ही आसान हो गई। लेकिन इससे पहले जब मैंने छिपा के सवाल लिखा था ना, तो वो सवाल देने का ज्यादा अच्छा तरीका था, क्योंकि वहां पे आपको सीधे सीधे नहीं बताया गया था कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे, साबित करके दिखाओ। वहां पे आपको अपने वैरायटी का दिमाग लगाना पड़ा। वहां से समझ में आया कि पहले गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से सिमिलर साबित करेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू यहां पे निकाल पाएंगे। ये फंडा सभी को क्लियर है? अब एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी, आपको यहां पे दिख जाएगी। देखो मैंने आपको कहा था, कभी भी अगर आपको ट्रायंगल का नाम लेके ट्रायंगल सिमिलर साबित करने कहेगा ना, तो आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि सीधे समझ में आ जाता है कि सिमिलैरिटी लिखने का नोटेशन क्या होना चाहिए। देख लो थोड़ा नोटेशन को, सीधे बिल्कुल सही फॉर्मेट में आपको नोटेशन लिख के दिया है। सीधे सीधे इस हिसाब से काम कर जाते, दिक्कत ही नहीं होती सर। तो ये जो मजेदार चीज हमने सीखी थी पहले, वो भी यहां पे ऑब्जर्व हो रही है। तो एक अच्छा सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी तक जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए ना, उसमें अभी तक का ये सबसे अच्छा सवाल आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे हमने ऑब्जर्व की। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जितनी भी चीजें आपके साथ डिस्कस की, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।